गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। बेटा मन का आगे आ जाओ, मानोगे थे नहीं, कुछ भी कर लो, आगे आ जाओ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज होगा इसका लेक्चर नंबर 4। करंट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल शांत। लेक्चर 4। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहाँ तक देखा था। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। इंग्लिश साइंटिस्ट प्रोफेसर व्हीट स्टोन English scientist Professor Wheatstone discovered special method to connect the resistances by which the value of any unknown resistance can be determined। तो ये कोई डिवाइस नहीं है, ये एक तरीके से प्रिंसिपल है। तो इंग्लिश साइंटिस्ट प्रोफेसर व्हीटस्टोन डिस्कवर्ड अ स्पेशल मेथड टू कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस बाय विच द वैल्यू ऑफ एनी अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड ईजिली। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखें। इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। जिन्हें एक डायगोनल के फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है, एक क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के फॉर्म में। देखिए, तो इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं PQRS, जिन्हें हमने एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के आर्म्स के फॉर्म में कनेक्ट किया है। और आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल होते हैं, डायगोनल होते हैं? 2। एक डायगोनल हो गया आपका AC और एक हो गया BD। ठीक है, तो एक AC के क्रॉस हमने क्या कनेक्ट किया है? सेल E और की K1। ये नॉर्मल की है, प्रेस की बोलते हैं इसे, मतलब नॉर्मल की जो हम लोग नहीं यूज करते प्रैक्टिकल में, की K1।
बी से बी डी जो डायगनल है उसके क्रॉस क्या कनेक्ट किया है, की K2 और गैल्वेनोमीटर G, ये प्रेस की है। जब तक इसको दबाए रखेंगे तब तक करंट फ्लो होती रहेगी, उंगली हटा देंगे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो बार बार चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। P और Q की वैल्यू फिक्स्ड होती है, नोन होती है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे हम लोग, वहाँ बना दिया हमने, लेकिन डायग्राम आपको यहाँ बनाना है। ठीक है, रेजिस्टेंसेस P एंड Q आर फिक्स्ड एंड नोन। तो P और Q की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, नोन होती है। ठीक है, जैसे एक 10 ओम हो गया, एक 20 ओम हो गया, इस तरीके से। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। आर की जगह क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स इन द प्लेस ऑफ आर। A resistance box is connected। आप जानते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स के द्वारा हम लोग आर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इन द प्लेस ऑफ एस अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस कोई भी वायर है, कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तितली लैंग्वेज लिखने के बाद वो डायग्राम फ्री है। तो रेजिस्टेंसेस P एंड Q आर फिक्स्ड एंड नोन। इन द प्लेस ऑफ R a resistance box is connected, in the place of S unknown resistance is connected। ठीक है, यहां तक पहुंचे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए। और ध्यान रखना, ये कोई डिवाइस नहीं है, ये प्रिंसिपल है, इस पे बेस्ड दूसरी डिवाइसेस है। नोट कर लिया, इसका डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, शांत रहो, की K1 को क्लोज करते हैं। जो बातें करनी हो बिल्कुल सिंपली उठ के बाहर जा करके बात कर लो जाके, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है। तो सबसे पहले की K1 को कल हमने कॉपी चेक की थी रात में उठ करके, ठीक है। हाँ, इतना खून जलाया तुम लोगों ने कि लग रहा है अगली बार से तुम लोग को टेस्ट में APR कराना बंद कर दें। जब तैयारी करके आते नहीं हो तो टेस्ट देने से फ़ायदा क्या है, APR करना बंद कर दें। इतना घटिया परफॉर्मेंस, इतना घटिया, कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया है। तो सबसे पहले की K1 को क्लोज करेंगे, सेल द्वारा करंट फ्लो करेंगे, पास प्लेट से करंट चली आई, यहाँ पहुँच के दो पार्ट में क्या होगी, डिवाइड होगी। इसमें I1 और इसमें I2, ये I1 अपने रास्ते वापस, I2 अपने रास्ते, इधर से I वापस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, I1 ये पूरी यहाँ पे कब जाएगी, जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड होगा। ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं, पहले K2 जैसे हमने यहाँ की को क्लोज किया, करंट फ्लो होने लगी। फिर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, आर की जगह क्या लगा होता है, जिसमें बहुत सारी की लगी होती हैं। जितने ओम की निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू उतनी हो जाती है। अब जैसे हमने यहाँ पे 1 ओम की निकाल ली, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ओम। कितनी हो गई, 1 ओम। ठीक है, K2 को प्रेस किया, गैल्वेनोमीटर को चेक किया, अगर इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है यानी आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। समझ गए, जब तक BD में करंट फ्लो होती रहेगी
जब तक डायगोनल BD में क्या फ्लो होती रहेगी करंट, तब तक आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। समझ गए? आर की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। पहले आर की वैल्यू 1 ओम लेंगे, फिर 2 ओम लेंगे, हर बार चेक करते जाएंगे। 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, हर बार चेक करेंगे। अगर इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है? जब हल्का सा डिफ्लेक्शन बचेगा तो फिर डेसिमल वाले स्टार्ट कर देंगे। डेसिमल वाले भी लगी होती की। समझ गए? यानी कुल मिलाकर के आपको आर की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर हम K2 को प्रेस करें तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। समझ गए? ना कोई करंट B से D फ्लो हो, ना D से B। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस्ड। समझ गए? और यहाँ पे केवल R है जिसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। केवल किसकी वैल्यू को? R की। ठीक है? कैसे करेंगे समझ आया? सबसे पहले K1 को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। करंट फ्लो होने लगी, फिर R की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। जो छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसमें 12 की होती हैं। और 12 की में से के द्वारा हम लोग कितनी वैल्यू बना सकते हैं? 0.1 ओम से लेकर के 111 ओम तक। और ये की जो होती है बाहर आ जाती है। ठीक है? जितने ओम की बाहर निकाल लोगे आर की वैल्यू उतनी हो जाएगी। इससे कम नहीं बन सकता, इससे ज़्यादा। सारी की बाहर निकाल लोगे 111 ओम हो जाएगा। ठीक है? जैसे मान लेते हैं आपको बनाना है 64.7 ओम। आप चाहते हैं आर की वैल्यू हो जाए 64.7 ओम, तो क्या करना पड़ेगा? एक 50 ओम का निकालो, एक 10 ओम का। 10 है ना, 50 और 10 60 हो गया। फिर 2 ओम के दो निकालो, 64 हो गया। फिर 1.5 और 1.2। नहीं समझे? यानी 0.1 ओम से लेकर के 111 ओम यानी 111 ओम तक का कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो K1 को क्लोज करेंगे, सेल E द्वारा करंट फ्लो करेंगे। जब करंट फ्लो होने लगी, R की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। पहले लेंगे 1 ओम, चेक करेंगे, K2 को प्रेस करेंगे। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। समझ गए भाई? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब कोई ना कोई करंट इसमें जा रही है, या तो B से D या D से B। समझ गए भाई? करंट अगर B से D जाएगी तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, D से B जाएगी तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है? फिर R की वैल्यू को 2 ओम कर देंगे, 1 ओम वापस लगा देंगे, 2 ओम निकाल लेंगे। फिर 3 ओम, फिर 4 ओम, फिर 5 ओम। यानी R की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। किसके द्वारा? रेजिस्टेंस बॉक्स। R के प्लेस पे हमने क्या लगाया है? इन द प्लेस ऑफ R अ रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड। समझ गए? तो R की कोई ना कोई, जब हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन बहुत कम आ रहा है, तो फिर कौन से स्टार्ट कर देंगे? डेसिमल वाले। कुल मिलाकर के हमें R की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि हम K2 को प्रेस करें और गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन ना आए। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस्ड। समझ गए? नहीं समझे? तो बैलेंस का मतलब कोई करंट ना तो B से D जा रही है, ना D से B। ठीक है? यानी जो भी करंट P में गई है वो पूरी पूरी किस में चली जाएगी? R में। और जो Q में गई है वो पूरी पूरी S में, K2 को प्रेस करने के बाद भी। समझ गए? बस जब बैलेंस हो जाएगा तो KVL यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे? KVL। in the balanced condition of व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, नोट करते चलो। यूजिंग KVL इन द क्लोज लूप। लास्ट टर्न पे पढ़ा था हम लोगों ने KVL। क्या पढ़ा था? सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। किस क्लोज लूप पे लगा रहे हैं? ABDA। यहां चलना स्टार्ट करेंगे। प्लस I1P इसमें तो करंट ही नहीं है। माइनस I2Q इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ। इक्वल टू 0 क्यों आ गया?
क्योंकि इस लूप में कोई भी सेल नहीं है। शांत रहो। I1P इक्वल टू I2Q। अब किस में यूज कर रहे हैं? BCDB। किस में यूज कर रहे हैं? BCDB प्लस I1R माइनस I2S इक्वल टू 0। I1R इक्वल टू I2S डिवाइड करें। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। देखें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। I1P अपॉन I1R इक्वल टू। बेटा मन नहीं है तो क्यों चले आते हो? घर पे आराम करो इतने जाड़े में। I2Q अपॉन I2S। तो डिवाइड करते हैं P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। यानी हम क्या कह सकते हैं? P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है। P और Q की वैल्यू फिक्स्ड होती है, नोन होती है। R हमें पता है, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितने रेजिस्टेंस निकाले हैं। S की वैल्यू क्या करते हैं? फाइंड कर लेते हैं। समझ गए? 10 यहां तक पहुंचे। लिखे, इन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, in the balanced condition of Wheatstone bridge, comma, the ratio of resistances of two adjacent sides, the ratio of resistances of two adjacent sides is equal to ratio of resistances of remaining two adjacent sides, यानी दो एडजेसेंट साइड्स का रेशियो रिमेनिंग टू एडजेसेंट साइड के रेशियो के इक्वल। ठीक है। देखिए, तो इसमें अब बचा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल में तीन प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज, एक पैरेलल और एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देखिए, combination of cells,
तो सबसे पहले इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए तो एक सेल है तो उसे क्या कहेंगे, सेल, और जब एक से ज़्यादा सेल होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो फर्स्ट सेल हमने दिखा दिया, सेकंड दिखा दिया और लास्ट वाला दिखा दिया। टोटल कितने सेल कनेक्टेड है सीरीज में, n, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तो लेट n सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। अभी हम इनका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान रहे हैं, सेम, बाद में अलग अलग मान लेंगे। तो एक सेल का EMF E है, दो सेल का कितना होगा 2E, तीन सेल का 3, n सेल का NE। टोटल EMF ऑफ एंटायर बैटरी E प्लस अप टू n टर्म्स, n सेल है ना, यानी पूरी बैटरी का टोटल EMF कितना हो गया, NE। टोटल कह दो, नेट कह दो, ठीक है। अब जब सेल इंटरनल उसमें सीरीज में है तो जो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे वो भी सीरीज में होंगे। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस नेट कहो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एंटायर बैटरी कितना हो जाएगा, R प्लस R अप टू n टर्म्स, कितना हो गया, NR। तो पूरी बैटरी का नेट रेजिस्टेंस कितना, NR। अगर पूरे सर्किट की बात करेंगे तो इंटरनल भी आ जाएगा और एक्सटर्नल भी। जब बैटरी की बात करेंगे तो उसमें केवल कौन सा रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल, और जब सर्किट की बात करेंगे तो इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ एंटायर बैटरी, एंटायर सर्किट, सॉरी, सर्किट की बात कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल, NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, अब सर्किट में करंट निकाल लो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट flowing in the circuit, net EMF upon net resistance। तो I इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो V की जगह जाएगा नेट EMF, R की जगह नेट रेजिस्टेंस, यानी कितना आ गया करंट, I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। ये हो गया सीरीज में। लेकिन ये कब है, जब EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेम। तो ये करंट कब है, जब EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। ठीक है, अगर अलग अलग हैं तो इफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस of the cells are different, are different,
तो इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ क्या हो, डिफरेंट हो, तब क्या हो जाएगा, जहाँ पे एन लिखा वहाँ क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, जितने भी सेल हों। और जहाँ पे NR लिखा वहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फार्मूला कब लगेगा, जब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हो। और ये कब लगेगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ दोनों सेम हो। यहाँ तक पहुँचे। अब हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। क्या पता करने की कोशिश करेंगे, किस टाइप के सेल्स को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करें जिससे कि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। समझ गए। देखिए यहाँ पे बात करेंगे फॉर वन सेल और यहाँ पे बात करेंगे फॉर एन सेल्स। एन सेल के लिए पता आपको NE/NR प्लस कैपिटल R होता है। और एक सेल के लिए क्या होता है, E/r प्लस कैपिटल R। तो अब हम क्या पता करने जा रहे हैं कि किस टाइप के सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करें जिससे कि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। ठीक है। पहली कंडीशन, इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, देन तो सेल अच्छी क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का। अगर स्मॉल r बहुत ज़्यादा है, अगर स्मॉल r बहुत ज़्यादा है तो सेल अच्छी क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का। स्मॉल r जितना ज़्यादा होता है सेल उतनी ही घटिया क्वालिटी का। सेल जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसका जो केमिकल है वो ख़राब होता जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। समझ गए। इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब सेल घटिया क्वालिटी का, पुराना। ठीक है। तो अगर स्मॉल r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हम स्मॉल r के कंपेयर में कैपिटल R को क्या मानेंगे, निग्लेजिबल। हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/r। यही चीज़ अगर हम किसके लिए करें, एन सेल्स के लिए, इस स्मॉल r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, तो कैपिटल R को निग्लेजिबल मान लेंगे तो I हो जाएगा आपका, शांत रहो, यानी जितनी करंट एक सेल से मिल रही है ऑलमोस्ट उतनी ही करंट किससे मिल रही है, एन सेल से। यानी ऐसे सेल्स को सीरीज में जोड़ने से, कनेक्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। समझ गए। सेकेंड कंडीशन, इफ़ स्मॉल r इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, यानी सेल बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। इस बार किसको निग्लेजिबल मानेंगे हम लोग, स्मॉल r को, तो I इक्वल टू हो जाएगा E/R। अगर यही चीज़ हम एन सेल के लिए करें, यही चीज़ हम किसके लिए करें, एन सेल्स के लिए, इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, देन I की वैल्यू क्या हो जाएगी, NE/R। यानी जितनी करंट एक सेल से मिल रही है उससे n टाइम्स करंट किससे मिल रही है, एन सेल से। यानी किस टाइप के सेल्स को हमें सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो करंट n टाइम्स नहीं बढ़ गई। समझ गए। इसका एक लाइन लिखनी है, यहाँ तक पहुँचे 10। ओनली दो सेल्स, पहुंच जाए सारे बच्चे,
should be connected, only those cells should be connected in series only those cells should be connected in series which have very low internal resistances, which have very low internal resistances. तो कैसे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए? जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्रॉब्लम को ट्राई करके आया है उसकी? बोलो, तो थ्योरी खत्म करा दें। और किसी ने किया है?